फिर से गुड आफ्टरनून दोस्तों, बज रहे दोपहर के 2 और वीडियो है वीडियो नंबर 3 डे 1 का आईडी का चैप्टर नंबर 3 एलपीजी। इस एलपीजी में मुझे लगता है आपको अप्रेजल को तो सबसे ज्यादा अच्छे से करना चाहिए। बाकी चैप्टर तो आपको रीड करना ही है, बोर्ड से। अप्रेजल से क्वेश्चंस बनने के 110% चांसेस हैं। सबसे पहले हमें एलपीजी या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे कंट्री का जो गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर, वो कुछ को छोड़ दें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस तो वाज वेरी, क्या लिखा है दोस्तों, डिसअपॉइंटिंग। हमारे कंट्री में जो बीओपी है, जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रखते हैं, उसका रिकॉर्ड करते हैं, उसमें एक्सपोर्ट की वैल्यू बहुत कम है, इंपोर्ट की वैल्यू ज्यादा होती जा रही है। इसका मतलब हमारी कंट्री में बीओपी में क्या चल रहा है? डेफिसिट। आपकी कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ गया है, गवर्नमेंट ऐसी जगह खर्चा कर रहा है जहां से रेवेन्यू आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, और उन एरियाज में खर्चे ज्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से जनरल प्राइस लेवल ओवरऑल क्या हो रहा है दोस्तों? इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि देखो, मनी सप्लाई बढ़ रहा है और सप्लाई ऑफ गुड्स कम हो रही है क्योंकि प्रोडक्शन हो नहीं रहा। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना गिर गया था, फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू इतनी जा चुकी थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की वैल्यू मतलब क्वांटिटी में, डीवैल्यूएशन नहीं बोल रहा हूं, क्वांटिटी। हमारे पास जैसे एग्जांपल के लिए 10 बिलियन से 2 बिलियन पे पहुंच गए, इसको बोलते हैं फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फाइनेंस इंपोर्ट्स हमको करना है तो अगले 2 वीक से ज्यादा का इंपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इंपोर्ट करने के लिए डॉलर चाहिए, डॉलर की वैल्यू, डॉलर की क्वांटिटी कम होती जा रही है। और हमने जो लोन लिया था इंटरनेशनल लेंडर से, उस पे जो इंटरेस्ट पे करने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। लोन पे ऑफ करने के लिए तो आपके पास है ही नहीं, इंटरेस्ट जो पे करोगे उसके लिए भी आपके पास नहीं है। ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। क्या लिखा है? द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट वाज मच हायर देन द रेवेन्यू, एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट हैड टू बोरो। और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। देखो, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि ऐसी जगहों पर खर्चा करना। देखो, लास्ट एक पॉइंट पढ़े थे अपन, सेकंड चैप्टर में लास्ट पॉइंट पढ़े थे कि ऐसे नॉन एसेंशियल एरिया में भी पब्लिक सेक्टर का खर्चा कर रहा था जहां आसानी से प्राइवेट सेक्टर अपना खर्चा करके, इन्वेस्ट करके आसानी से प्रॉफिट जनरेट कर सकता था। तो आप उन एरियाज में क्यों खर्चा कर रहे हो? आप अपने प्रेशियस फंड को क्यों वेस्ट कर रहे हो? आगे चलते हैं। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट के बाद इसकी वजह से हमारे कंट्री में आया फाइनेंशियल क्राइसिस, जो फोर्स किया हमको फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से। अब जब हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से जो 7 बिलियन लोन लेते हैं तो उन्होंने फॉर अवेलिंग द लोन, इंटरनेशनल एजेंसीज ने कुछ हमारे सामने कंडीशंस रखी। क्या कंडीशंस रखी? प्राइवेट सेक्टर के रोल को के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है वो हटाया जाए, गवर्नमेंट सेक्टर के रोल को हटाया जाए, कम किया जाए कुछ जगहों पर, और जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आप लगा के रखे हो, ये जो कोटा, टैरिफ है, जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस है, इसको थोड़ा सा रिमूव करो या रिड्यूस करो। सबसे पहला है लिबरलाइजेशन। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है दोस्तों? एलपीजी का लिबरलाइजेशन। इसका मतलब होता है डीरेगुलेशन। जो रेगुलेशन है, जो कंट्रोल है, उसको डीरेगुलेट करो और गवर्नमेंट के कंट्रोल को क्या करो दोस्तों? रिड्यूस करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑटोनोमी या फ्रीडम किसको मिल सके? प्राइवेट इन्वेस्टर्स को मिल सके, ताकि हमारी कंट्री ज्यादा से ज्यादा क्या हो पाए दोस्तों? कॉम्पिटिटिव। आगे इसमें सबसे पहला देखो, हमको फाइनेंशियल फ्रीडम, ऑटोनोमी, ऑपरेशनल फ्रीडम, ऑपरेशनल ऑटोनोमी देनी है, लेकिन हम ये चेंजेस लाएंगे कैसे? तो उसके लिए हमने 5 रिफॉर्म्स निकाले। सबसे पहला रिफॉर्म है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में सबसे पहले हमने क्या किया? जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है, जो सेकंड चैप्टर में अभी हमने आज ही दोपहर को 12 बजे हमने जो लाइसेंसिंग पढ़ी है, उसको हटा दिया गया। इसका मतलब एक्सेप्ट फॉर 18 इंडस्ट्रीज आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि रिड्यूस करके कितना किया गया? 5 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसके लिए आज भी आपको क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। पहले तो लाइसेंस न्यू यूनिट के लिए, एक्सपांशन के लिए और डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी मांगा जाता था, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ 5 ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसके लिए आपको लाइसेंस मांगना पड़ेगा गवर्नमेंट से, रिटर्न परमिशन। उसी रिफॉर्म में हमने पब्लिक सेक्टर के रोल को क्या कर दिया? कम, 17 से 8, और फर्दर उसको कितना कर दिया दोस्तों? 3। एनर्जी, रेलवे और डिफेंस, ये ऐसे एरिया हैं जहां पर प्राइवेट सेक्टर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकता। डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल कैन इंडस्ट्रीज। आपको पता है ना, कार्व कमेटी 1955 को बोला था अगर आपको रूरल एरिया को डेवलप करना है तो आपको एसएसआई को प्रमोट करना चाहिए। इन ऑर्डर टू डू सो, गवर्नमेंट ने क्या किया?
लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एसएसआई को कुछ प्रोडक्ट में रिजर्वेशन दे दिया कि यहां पर एलएसआई नहीं आएगी, तुम लोग बेधड़क प्रोडक्शन करो। लेकिन क्या हो रहा था, स्मॉल इन्वेस्टमेंट होने की वजह से और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का उतना ज्यादा एडॉप्शन न होने की वजह से हमने उनके ऊपर से रिजर्वेशन हटा दिया। अब एलएसआई भी उन एरियाज में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सबसे बड़ा जो चेंज था वो कंपटीशन एक्ट आ गया, जो कि ज्यादा लिबरल, ज्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर का था रादर देन पहले। क्या था दोस्तों, पहले बहुत ज्यादा चीजें रेगुलेटेड थी, बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक थी। अब वो ज्यादा लिबरल हो चुकी, हर चीज पूछने की जरूरत नहीं है प्राइवेट सेक्टर को, किससे, गवर्नमेंट से। दूसरा है दोस्तों अपना रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में सबसे बड़ा जो रोल था वो चेंज किया गया। नाउ आरबीआई वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे केसेस में अब आरबीआई से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी कंडीशन में सबसे पहली बात ये हुई कि सर अगर हमें आपसे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है तो हमें अपने हिसाब से काम करने दो, मतलब हमें अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने दो, मतलब हमें अपनी बैंक खोलने के लिए दो। तो इसका मतलब तभी चालू हुआ ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। देखो प्राइवेट बैंक्स खुलेगी तो इंडियन भी आएंगे एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएंगे। लेकिन जब फॉरेन इन्वेस्टर्स आए तो उनकी लिमिट बहुत कम थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनकी लिमिट को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, कौन से सेक्टर में, बैंक्स में, अप टू कितना बढ़ा दिया दोस्तों, 74% तक कर दिया। और जिन भी बैंकों को अच्छा खासा बेनिफिट रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या जो प्रॉफिट मोटिव अच्छा खासा जनरेट कर पा रहे हैं, उनके एक्सपांशन प्रोसेस को क्या किया गया, बहुत ज्यादा ईजी किया गया। अब यह क्या लिखा है देखो, आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। आपको एक्सपांशन करना है, बिल्कुल करो, कुछ कंडीशन फुलफिल कर दो और उसके बाद अपना आप नया जो ब्रांच है वो ओपन कर सकते हैं। टैक्स रिफॉर्म में 3 रिफॉर्म्स लेके आए दोस्तों अपन ने। सबसे पहले तो टैक्स प्रोसीजर को सिंप्लीफिकेशन में चेंजेस लाया गया, मतलब प्रोसेस को बहुत ज्यादा क्या किया गया, सिंप्लीफाई किया गया। क्यों, ज्यादा से ज्यादा लोग इंकरेज हुए, क्योंकि अगर कंप्लायंस बहुत इजी होगा, बेटर होगा ना, तो लोग प्रिफर करेंगे, इंकरेज होंगे टैक्स पे करने के लिए। लेकिन जब लोगों को पता चला टैक्स के रेट तो बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि टैक्स इवेजन को हटाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी इनकम को वॉलंटरी डिस्क्लोज करें। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स के रेट्स को रिड्यूस किया। रिडक्शन इन इनकम और कॉर्पोरेट टैक्स हैज हाईएस्ट टैक्स रेट वर एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर टैक्स इवेजन। तो पहले टैक्स इवेजन के सबसे बड़े रीजन थे टैक्स रेट ज्यादा हुआ करते थे, तो ये एक्सेप्ट किया गया कि मॉडरेट रेट अगर आएंगे तो टैक्स इवेजन भी बचेगा और लोग अपनी इनकम को वॉलंटरी क्या करेंगे दोस्तों, डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन आगे अपन उसमें देखेंगे अप्रेजल में खासा पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं हुआ। पॉजिटिव इंपैक्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि टैक्स रेट कम होने से टैक्स तो ज्यादा लोग पे कर रहे हैं, लेकिन अमाउंट बहुत कम आ रहा है, तो रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं हो पा रहा था। आगे रिफॉर्म इनडायरेक्ट टैक्सेस, हमने कंट्री में ऐसा टैक्स सिस्टम लाया जो एक कॉमन नेशनल सिस्टम हो, कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर में लेके लाया गया। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में सबसे पहले हमने क्या किया, हमारी इंडियन करेंसी की वैल्यू को क्या किया, डी वैल्यू किया, जिसके कारण हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज को क्या कर पाएंगे, उसका इनफ्लो कर पाएंगे। और सबसे पहले दूसरे नंबर पे जो हमने काम किया डी वैल्यूएशन के बाद, हमने मार्केट, जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट डिसाइड होता था ना, वो अब मार्केट पे छोड़ दिया। पहले क्या करते थे, हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में थे, जिसके लिए आपको पता है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर में पढ़ा है, जिसके लिए आपको बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मार्केट के हिसाब से रेट्स क्या हो सकते हैं, फ्लक्चुएट हो सकते हैं। लास्ट रिफॉर्म है दोस्तों, मुझे लगता है यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म से। सबसे पहले आपने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। उसको करने के लिए आपने सबसे पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी, जिसके कारण आपका कॉम्पिटिटिव पोजीशन आपके इंडियन गुड्स का कहां बन सके, इंटरनेशनल मार्केट में। और इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे रॉ मटेरियल, जिसके कारण आप वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना पाओगे। अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की क्वालिटी बढ़ाने के लिए जो बाहर से इंडस्ट्री रॉ मटेरियल मंगवाना है वह मंगवा पाओगे, क्योंकि आपने इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस कर दी। लेकिन कई लोगों ने बोला कि ये जो प्रोसीजर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो प्रोसीजर है, वो थोड़े से बहुत ज्यादा नहीं, बहुत अलग लेवल पे बहुत ज्यादा क्या है,
रिलैक्सेशन हमको चाहिए। बहुत ज्यादा क्या है, ब्यूरोक्रेटिक है, बहुत ज्यादा लेंदी और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। तो ये जो इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम है ना, इसको थोड़ा सा क्या किया जाए दोस्तों, अबॉलिश किया जाए और बेटर एक कंप्लायंस बनाया जाए। उसके बाद क्या लिखा है, हजार्डियस और एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज के लिए इंपोर्ट लाइसेंसिंग में कोई रिलैक्सेशन नहीं, बाकी चीजों के लिए क्या है, रिलैक्सेशन है। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो ओनरशिप वाली जो कंपनीज होती हैं, उसमें गवर्नमेंट अपने स्टेक्स, अपने शेयर्स, अपना मालिकाना हक किसको बेच देते हैं दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर को। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्या है, प्रॉफिट मोटिव के कारण अपनी एफिशिएंसी यूज करेगा, अपनी मैनेजरियल स्किल्स यूज करेगा, अपने फाइनेंशियली डिसिप्लिन रहेगा, क्योंकि उसको कंपटीशन झेलना है। और उसकी वजह से वो जो लॉस मेकिंग कंपनी है वो धीरे धीरे प्रॉफिट मेकिंग की तरफ जाने लगेगी। प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से किया जाता है, या तो आप ओनरशिप या मैनेजमेंट पब्लिक सेक्टर का किसको दे दो, प्राइवेट सेक्टर को, या बेच दो, डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ पीएसयू टू द किसको दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर को क्या कर देना, बेच देना। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। यहां पब्लिक नहीं, यहां आएगा दोस्तों प्राइवेट। आगे चलते हैं। The purpose of privatization was mainly to improve, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखेंगे दोस्तों प्राइवेटाइजेशन के लिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और मॉडर्नाइजेशन। देखो पब्लिक सेक्टर को क्या है ना, मोनोपोली हो गई थी, और पब्लिक सेक्टर मोनोपोली के कारण वो कभी भी मॉडर्नाइजेशन या कॉम्पिटिटिवनेस थॉट के साथ कोई काम नहीं कर रहे थे। जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हुआ तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन भी उन्होंने एडॉप्ट किया। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दोस्तों इंटीग्रेट करना इंडियन इकोनॉमी को किसके साथ, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। और ट्रेड बैरियर्स भी क्या करना है, जो दो कंट्रीज के बीच जो ट्रेड बैरियर्स, वो जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड बैरियर है उसको रिमूव करना है। चेंजेस मेड बाय ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। देखो दोस्तों, अगर आपको इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करना है तो आपकी इंडियन पॉलिसी जो फॉरेन कंट्री के लिए बनी है उसमें कुछ चेंजेस लाने होंगे। क्या चेंजेस लाने होंगे, सबसे इजी देखो, इंडियन करेंसी को क्या किया गया, रूपी को डीवैल्यू किया गया। क्यों, क्योंकि आपको ट्रेड बढ़ाना है, तो बाहर वाले आपसे प्रोडक्ट कब खरीदेंगे, जब आपका प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। तो पहला हमने चेंज कर लिया। दूसरा, जो फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स है उसमें ऑटोमेटिक परमिशन दी गई अप टू क्या दोस्तों, सम ऑफ ₹1 करोड़। और दूसरा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर कुछ हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें ऑटोमेटिक परमिशन दी गई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप टू 15%। देखो हाई टेक्नोलॉजी और हाई इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी में क्यों, क्योंकि यहां पर हमको रेवेन्यू ज्यादा चाहिए, हमको यहां इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया बढ़ाना पड़ेगा, तब तो ऐसे एरिया में पैसा आएगा। हम छोटे एरिया में अगर फॉरेन सेक्टर को इन्वेस्ट करने बोलेंगे तो 2-3 हजार करोड़ लगाएंगे, क्या फायदा। हम ऐसी जगह में ऑटोमेटिक परमिशन दे रहे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो हमको बेनिफिट होगा। और उसके बाद अगर हम देखेंगे, हमने यूनियन बजट में 1993 में रूपी को पार्शियल कन्वर्टिबल किया और बाद में 93-94 में रूपी को फुल्ली कन्वर्टिबल कर लिया। पार्शियल कन्वर्टिबल मतलब होता है कुछ ट्रांजिशन के लिए ही रूपी को डॉलर में कन्वर्ट होने देना, लेकिन 93-94 के बजट में हमने फुल्ली कन्वर्टिबल, मतलब आपको जो चीज मंगवानी है बाहर से आप उसके लिए रूपी को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो। न्यू 5 ईयर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी आई जिसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया और एक्सटर्नल ट्रेड में जो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगे थे वो हटाए गए, ताकि अब मार्केट के हिसाब से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो सके और इंडियन इकोनॉमी जो ग्लोबल कंपटीशन में आ सके। तो कस्टम ड्यूटी को 10% तक रिड्यूस 10% तक लाया गया फ्रॉम 250%। ये किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, कस्टम, दैट इज इंपोर्ट ड्यूटी की बात कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग बहुत आसान टॉपिक है। आउटसोर्सिंग क्यों हमारी कंट्री फेवरेबल डेस्टिनेशन बनते जा रहा है, क्योंकि हमारे कंट्री में स्किल्ड मैन पावर है, हमारे कंट्री में गवर्नमेंट जो पॉलिसी होती है एमएनसी के लिए वो बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दे रही है, लालची ऑफर्स दे रही है, और हमारी कंट्री में उनके लिए टैक्स हॉलीडे, टैक्स कंसेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे कंट्री में जो अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर है ना वो बहुत लो वेज पर भी काम कर देते हैं, एज वेल एज वो स्किल्ड भी हैं। ऐसा नहीं है कि लो वेज पे काम करे तो वो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड है, नहीं, स्किल्ड है।
लेकिन डेवलप कंट्री क्यों अपोज करती है? देखो, डेवलप कंट्री का काम अगर यहां आएगा तो वहां की जो कंट्री है वहां सबसे बड़ी किस चीज की दिक्कत जाएगी? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहां से पैसा उठ के हमारी कंट्री में आएगा तो वहां इनकम डिस्पैरिटी होने के चांसेस हैं दो कंट्रीज के बीच। मतलब अगर यूएस से पैसा उठ के इंडिया आएगा तो यूएस और इंडिया के बीच में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आएगी, क्योंकि पैसा ज्यादा से ज्यादा उठ के कहां रहा है? यहां पे आ रहा है। इसलिए डेवलप कंट्री आउटसोर्सिंग को क्या करती है? इंडिया के अगेंस्ट में अपोज करती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन फंक्शन है वो है फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, चाहे वो मल्टीलेटरल हो चाहे बायलेटरल हो। क्या करके? रिमूव करके दोस्तों टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स। सबसे पहले उनको ध्यान रखना होगा कि जितने भी बिजनेसेस हो रहे हैं दो कंट्री के बीच वो एक तरफा नहीं होने चाहिए। मतलब एक को बस फायदा हो रहा है ऐसे बिजनेस ना हो, ठीक है। दूसरा, प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज को बढ़ावा दिया जा सके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज पे ध्यान दिया जा सके, और ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं होगा दो कंट्रीज के बीच जो उन दोनों को तो बेनिफिट पहुंचा रहा है लेकिन एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रहा है। ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसे बिजनेस नहीं होने चाहिए। तो क्या इंडिया को WTO का मेंबर बनना चाहिए? Some scholars are of view that there is no use for a developing country like India to be member of the WTO। क्यों? क्योंकि ज्यादातर तो फायदा किसको होता है दोस्तों? डेवलप कंट्री को, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया बहुत होता है। तो ज्यादातर जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बेनिफिट है वो सिर्फ कौन उठा पाते हैं? डेवलप्ड नेशन। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम थोड़े चीटेड फील करते। क्या फील करते दोस्तों? चीटेड फील करते। क्यों? क्योंकि देखो, हम डेवलप कंट्री को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे कंट्री के ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर देते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं कि हमारे टेक्सटाइल बिजनेस, हमारे क्लोथिंग बिजनेस के लिए आप ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हटा दो, तो वो मानते नहीं है, जिसके कारण सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है। तो फिर WTO क्या कर रहा है? तो WTO का मेंबर बन के क्या ही फायदा हो रहा है? जब मेंबर बनने के बाद भी आप आर्बिट्रेरी बिजनेस कर रहे हो, एक ही कंट्री को फायदा हो रहा है, तो क्या मतलब? यहां से चालू होता है दोस्तों इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अप्रेजल। उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। सबसे पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी, 5.6% से 6.7% से बिल्कुल 7.2% तक। एग्रीकल्चर रिकॉर्ड हाई ग्रोथ रेट इन 2013-14। प्रॉब्लम यह है लेकिन नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखा एग्रीकल्चर में आगे आने वाले टाइम पे, वेयरएज सर्विस सेक्टर में पहले गिरावट थी, बाद में उसमें हाईएस्ट ग्रोथ रेट दिखी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला, वेयरएज मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में, खास करके सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट दिखा। इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए परसेंटेज बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से हमारे कंट्री की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी बढ़ने लग गए। अब देखो, आपने आपकी कंट्री को डीवैल्यू किया, आपकी कंट्री की करेंसी को डीवैल्यू किया, तो आपकी कंट्री के ऑटो एक्सपोर्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ये जो सारी चीजें, फार्मास्यूटिकल्स, वो कहां जा रहे हैं दोस्तों? बाहर जा रहे हैं। और बाहर जाएंगे तो इसमें आपको फायदा होने वाला है। देखो, हमारी कंट्री में क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन के कारण हमारी कंट्री में क्या हुआ? हमारे कंट्री में ग्लोबलाइजेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो डीरेगुलेशन हुआ बहुत सारी पॉलिसीज का, जो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी, उसके कारण प्राइवेट सेक्टर ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। उसके कारण क्या बढ़ा दोस्तों? प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन बढ़ता है ना तो क्या होता है? सप्लाई बढ़ती है। जब सप्लाई बढ़ती है ना तो प्राइस लेवल क्या आता है? थोड़ा सा कम आता है। आरबीआई ने तो 2023-24 में एस्टिमेट किया है, इंडिकेट किया है कि इन्फ्लेशन विल बी कितना रहेगा? 5.1%। और सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट सिस्टम और रिमूवल ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। इसके कारण किसकी वैल्यू बढ़ गई? किसकी वैल्यू बढ़ गई दोस्तों? प्राइवेट सेक्टर की वैल्यू बढ़ गई। जो सीधा कंपटीशन किसको दे रहे हैं? पब्लिक सेक्टर को। क्योंकि पहले जो ऐसे इंडस्ट्री थी जो रिजर्व थी किसके लिए? पब्लिक सेक्टर के लिए, अब उन एरियाज में आसानी से कौन आ सकता है दोस्तों? प्राइवेट सेक्टर। क्रिटिसिज्म भी है। पहला क्रिटिसिज्म देखो दोस्तों, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, हमारे कंट्री में जीडीपी का ग्रोथ रेट तो बढ़ते हुए दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज भी एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोगों की डिपेंडेंसी है, आज भी बहुत सारे अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि एमएनसी जो होती हैं ज्यादातर अर्बन एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड होती है, तो रूरल एरिया को तो डेवलपमेंट मिल ही नहीं रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो अभी भी चल रहा है। दूसरा, सबसे स्टार मार्क वाला पॉइंट, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया जितना इंडस्ट्री, ट्रेड और सर्विस सेक्टर के लिए लिया गया। इसीलिए तो हम क्या बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट। कैसे पता चल रहा है? गवर्नमेंट ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट एकदम से रिड्यूस कर दिया। पब्लिक इन्वेस्टमेंट कौन से एरिया में? एग्रीकल्चर सेक्टर में, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इरिगेशन, पावर, रोड्स, मार्केट, लिंकेज एंड रिसर्च एंड एक्सटेंशन। तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। ऐसा तो गलत हो गया ना भैया। आपने इंडस्ट्री, ट्रेड के लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और एग्रीकल्चर पे बिल्कुल कम कर रहे हो, ये गलत बात है। सब्सिडी हटा दी गई, जिसके कारण फार्मर्स का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ने लग गया। लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, इसके कारण क्या हो रहा है ना, ध्यान से समझो, हम लोगों को सीधे किससे फेस करना पड़ रहा है? एग्रीकल्चर गुड्स से। क्योंकि देखो क्या हो रहा है, बाहर की कंट्री से इंपोर्टेड गुड्स आ रहे हैं जो सीधे किसको कंपटीशन दे रहे हैं? हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर गुड्स को। और यहां तक कि एमएसपी भी हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, ज्यादा प्रॉफिटेबल है ट्रेड, इंडस्ट्री और एमएनसी को अट्रैक्ट करने में। तो उन्होंने यहां से पब्लिक इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर दिया। लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ऑल दिस पॉलिसी एडवर्सली अफेक्टेड द इंडियन फार्मर्स एज दे नाउ फेस क्या? इंक्रीज्ड इंटरनेशनल कंपटीशन। भैया हम तो कैश क्रॉप की तरफ चले गए, क्योंकि देखो जब फार्मर्स को पता चला कि रिमूवल हो चुका है एक्सपोर्ट ड्यूटी का और बाहर से अब एक्सपोर्ट करना बाहर वाली कंट्री को ज्यादा आसान है और बाहर की कंट्री कैश क्रॉप पे ज्यादा वो दिखा रही है, अट्रैक्ट हो रही है, तो लोगों ने क्या कर दिया? प्रोडक्शन शिफ्ट कर दिया अपना फूड ग्रेन से किधर दोस्तों? कैश क्रॉप। जिसके कारण फूड ग्रेन के प्राइस क्या होने लग गए? बढ़ने लग गए। लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इतना डिस्कशन होने के बाद भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्यों लो लेवल पे है? देखो क्या लिखा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिकॉर्डेड अ स्लो डाउन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। सबसे पहला, चीपर इंपोर्टेड गुड्स। दूसरा, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, खास करके पावर सप्लाई। तीसरा, नॉन टेरिफ बैरियर्स बाय डेवलप कंट्री। हमने देखा ना कि WTO का इंडिया को मेंबर क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि हम तो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हटा देते हैं, डेवलप कंट्री हमारे लिए ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं हटाती। इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये याद रखना दोस्तों। देखो गवर्नमेंट हर साल ना एक टारगेट फिक्स करता है डिसइन्वेस्टमेंट का, क्या? पब्लिक सेक्टर को बेचने का, किसको? प्राइवेट सेक्टर को। लेकिन ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो एसेट्स हैं PSE की, पब्लिक सेक्टर की, वो अंडर वैल्यू करके किसको बेची जाती? प्राइवेट सेक्टर को। तो जितना टारगेट है उससे कम आएगा। और दूसरा, ये जो बेचने से जो पैसा आता है उसको शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कर रहे हैं, रादर उसको कहां खर्चा कर सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंट पे खर्चा कर सकते हैं। हमारे कंट्री के तो टैक्स पॉलिसी भी उतनी इफेक्टिव नहीं रही। क्यों? हमने सोचा था कि हम टैक्स रिड्यूस करेंगे, याद है? टैक्स रिड्यूस करेंगे सोचे थे। क्यों सोचे थे? कि टैक्स इवेजन बच जाएगा और लोग वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह हुई कि इस टैक्स रिडक्शन से उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। टैक्स इवेजन तो बच रहा है लेकिन जितना रेवेन्यू जनरेट करना है उतना नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, स्कोप फॉर रेजिंग रेवेन्यू, क्योंकि आपने रिड्यूस कर दिया है, कस्टम ड्यूटी 10% कर दिया है, एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी है, इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस कर दी है। और दूसरा, टैक्स इंटेंसिव प्रोवाइडेड फॉरेन इन्वेस्टर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एक तो आप इधर इंडियन क्या बोलते हैं, कंपनीज के को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी है, वेरेज बाहर की कंट्री को अट्रैक्ट करने के लिए उनके ऊपर से टैक्स जो प्रोसीजर है उनके ऊपर, या उनको टैक्स इंसेंटिव देना शुरू कर दिया। तो आप उनको अट्रैक्ट तो कर रहे हो लेकिन आप अपने खजाने को कम कर रहे हो ना। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, ज्यादातर कैसे प्रोडक्ट बनेंगे जो लग्जरी है या सुपीरियर कंजम्पशन के, जिसके कारण एक ट्रेंड बन जाएगा ना रिच और पुअर के बीच। अनबैलेंस ग्रोथ, हमारे कंट्री में ज्यादातर सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है ओवर द पीरियड, जैसे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसमें खर्च नहीं किया जा रहा है। यहां पे खत्म होता है दोस्तों चैप्टर नंबर 3 LPG। ये अगेन थोड़ा सा बड़ा वीडियो बना है, सॉरी उसके लिए। मिलते हैं दोस्तों 4 बजे नए वीडियो के साथ, दैट इज चैप्टर नंबर 8 इंडिया चाइना।